मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एचसीएफ और एलसीएम सीखा था। एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित आपको 2 अंक का क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर 2 अंक में पूछे तो। लेकिन अगर 1 अंक में पूछेगा तो वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव के रूप में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। चलिए देखिए, तीनों क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यदि 2 संख्याएं 12 तथा 18 हैं, हमें 2 संख्याएं हैं 12 और 18, कहता है कि इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। मतलब इसका हम एलसीएम निकाले हैं और एचसीएफ निकाले हैं और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तब एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसको गुणा करेंगे। लेकिन हम उतना काम नहीं करेंगे, तो कल हम सूत्र में एक सूत्र बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो जब भी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछे तो जो 2 संख्या दिया है बस उसी को गुणा कर देना है। तो 2 संख्या दिया है 12 और 18, और 12 और 18 को जब हम गुणा करेंगे, 12 और 18 का जब गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, 1 3, 8 इकाई 8, 1 इकाई 1, तो आंसर आ जाएगा 216। तो देखते हैं ऑप्शन में 216 है कि नहीं। 216 यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 25 और 10 का एलसीएम 50 है, 25 और 10 का एलसीएम 50 है, तो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का सूत्र हम बताए हुए हैं। एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या आता है, एलसीएम आता है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहे 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम, और एलसीएम पूछे तो 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। हमें एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम, तो 2 संख्या ये है, दोनों का गुणनफल बट्टा एलसीएम 50, 25 दूनी 50 और 2 पंचे 10, आ गया 5। हम देखेंगे 5 यहाँ पर है, ये हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नहीं, ये ए है। ए मतलब कोई पहला संख्या है और दूसरा संख्या 6, ये दोनों का एचसीएफ दिया है 2। एलसीएम ए और 6 का एलसीएम जो है वो है 12। तो हमको कह रहा है कि ए कितना है। प्रश्न कहने का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो 6 है, तो पहली पता नहीं उसको तो ज्ञात करना है, और दूसरी संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ है 2, एलसीएम 12, तो ए क्या होगा, यानी पहली संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या का सूत्र याद कीजिए। तो पहली संख्या के सूत्र में है, पहली संख्या का सूत्र में है कि 2 संख्याओं, पहली संख्या का सूत्र देखिए क्या होता है। पहली संख्या का सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिए, पहली संख्या का मतलब वो नहीं हुआ, पहली संख्या का मतलब हुआ फर्स्ट नंबर। अगर हमको निकालना है तो क्या दिया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम दे दिया है। तो सूत्र हम क्या बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है एक संख्या 2 संख्या का गुणनफल, यानी ए गुना 6 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दिया क्या है, दिया है एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है। 6 इधर चला आएगा, इसका मतलब होगा कि 2 गुना, अब एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम कितना है 12, और दूसरी संख्या कितना है 6, 6 दूनी 12, 2 दूना 4। यानी जब हमको पहली संख्या पूछा, पहली संख्या का मतलब हुआ एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या। पहली संख्या पूछा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछे तो नीचे पे पहली संख्या रख देंगे। इस पर से हमारा आंसर आ गया 4। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, और इस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यानी अगर बनाने के लिए कहेगा तो 2 अंक में पूछेगा। चलिए इसको आज हम खत्म करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, अब आगे चलते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो भाग लगभग सबको आता होगा,
भाग सबको आता है। जैसे अगर कह दे कि 13 से 156 को डिवाइड करने के लिए, भाग करने के लिए क्या करते हैं? 13 इकाई 13, 2 13 दूनी 26, ये ऐसे हम भाग करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जा रहा है। दो संख्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक वो जिसमें भाग दिया जा रहा है और दूसरा वो जिससे भाग दिया जा रहा है। तो इस संख्या को बोला जाता है भाज्य। जो विभाजित हो जाए वो भाज्य, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको कहा जाता है भाजक। ये दो संख्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए आया है क्योंकि ये दो है। अगर ये दो नहीं रहता तो ये दोनों नहीं आता, इसलिए ये दोनों संख्या इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो दो संख्याओं का आना निश्चित होता है, एक भागफल और दूसरा शेषफल। जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है, दो संख्याओं का आना निश्चित हो जाता है, भागफल और शेषफल। मतलब ये दोनों संख्या पर निर्भर है। अगर ये दोनों है तो ये दोनों है, ये दोनों नहीं तो ये दोनों भी नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग करेंगे तो भागफल और शेषफल आएगा ही। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इतना बार पढ़े तब जाकर के 156 आया। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम यानी 13 को 12 बार पढ़े तब 156 आया। और पढ़ने का मतलब होता है गुना करना। जैसे हम पहाड़ा लिखते हैं तो पहाड़ा भी एक प्रकार का गुना ही है, तो गुना हो गया यानी 13 गुना 12। शेषफल यहाँ पर कुछ बच जाएगा तो शेष बच गया, उसको हम बोलते हैं शेष, यानी इसमें जुड़ने योग्य था वो। जुड़ने योग्य जैसे हमारे पास 100 रुपया है, हम मार्केट गए और मार्केट में हमने क्या किया, 90 रुपये का कुछ वस्तु खरीद लिए, तो हम कहेंगे शेष कितना बचा, तो शेष हमारे पास 10 बचा। तो 10 इसका मतलब क्या, हम कितना रुपये लेकर गए थे, 90 प्लस 10, यानी प्लस जो होता है उसको जुड़ने योग्य राशि होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो शेषफल जो होता है वो जुड़ने योग्य राशि होता है। तो जुड़ेगा कौन, जो मूल संख्या होता है, ये था, हमको ये बनाना था, इसके जरिए हमें ये बनाना था। तो इतना और इतना को गुना किया, कुछ तो शेष बचेगा, कुछ तो शेष बच गया। और ये क्या है, ये इतना बनाना था, 156 बनाना था, यानी 156 बराबर 13 गुना 12 प्लस 0 आ गया। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम रख ले यहाँ पर 9 से ही हल्का राशि ही लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, 9 9 81, 5 7, 9 छक्के 54। यहाँ पर देखें शेष 3 आ गया। इसका मतलब क्या, हमको इतना बनाना है, इसके द्वारा इतना हमको बनाना है। तो हम 9 को इतना बार पढ़े, लेकिन हमको 3 शेष रह गया। अब 9 को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, तो 9 के पारा में तो 3 आएगा नहीं, इसलिए ये शेष ही है। शेष है जिसका मतलब 9 को हम पढ़े 96 बार, लेकिन फिर भी 3 एक बच जाता। अगर 9 रहता तो शायद एक यहाँ पर बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पर हो गया 3। इसका मतलब ये 3 इसमें जुड़ने योग्य है, यहाँ पर जोड़ दिए। ये किसको बना रहा है, इसको बना रहा है, यानी 867 बराबर 9 गुना 96 प्लस 3 ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे कि जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। भाग किसमें दिया गया है, तो भाग दिया गया है यहाँ पर, भाग दिया गया यहाँ पर आप देख लीजिए, चलिए देखिए यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं कि भाग किसमें दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं 156 में भाग दिया गया है, यहाँ पर भाग दिया 867 में। जिसमें भाग दिया जाए उसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य।
जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। तो किससे भाग दिया गया? 13 से 9 से, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाजक। भागफल, यहाँ पर ये भागफल, तो ये हो गया भागफल और ये हो गया भागफल। शेष जो लास्ट में बच जाए ये शेषफल, ये शेषफल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये एक प्रकार का प्रतिरूप यहाँ पर बन गया। क्या बन गया? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल आता है, और जब हम इसको और ये जब हम इसके द्वारा जब इसमें भाग दिए तो भागफल और शेष बचा, और इस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये मतलब सत्य, अगर भाज्य बराबर इस रूप में अगर दोनों तरफ का मान बराबर आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा ये भागफल भी सच है। इसके जरिए हम चेक भी कर सकते हैं। और इस रूप को किसने दिया? इस रूप को दिया था यूक्लिड ने। विभाजन का जो ये पैटर्न दिया था यूक्लिड, इसलिए इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब होता है, जैसे प्रमेय आप पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय का मतलब होता है ऐसा सिद्ध किया हुआ कोई बात, यानी कथन, जो दूसरे सवालों को हल करने में मदद करता है। यानी सिद्ध किया हुआ कोई कथन जो दूसरे सवालों को हल करने में मदद करता है, उसको कहते हैं प्रमेय। ये भी एक प्रकार का प्रमेयिका ही है, कथन ही है। यूक्लिड साहब ने क्या कहे थे कि जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाएगा तो शेषफल और भागफल प्राप्त होगा, जिसको इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कोई बात है और इसका उपयोग किया जाएगा किसी सवाल को हल करने में, जैसे हमने यहाँ पर हल किया। और इसके जरिए देखिए किस टाइप के और भी हिसाब हम हल करेंगे, इसका उपयोग किया जाता है। तब देखिए, जैसे हम दो संख्या यहाँ लेते हैं, दो संख्या रखते हैं 18 और 42। 18 और 42, तो अक्सर जनरली ये माना जाता है कि हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। भाग का मतलब भी यही है। जब इससे इसमें भाग किया जाएगा, कुछ तो भागफल आएगा, कुछ शेषफल बचेगा। इसी का प्रयोग किया गया महत्तम ज्ञात करने में, यानी HCF ज्ञात करने में। अब देखिए यहाँ पर आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है। HCF, जैसे अभी हम दो संख्या लिए थे 18 और 42, इसी को रखते हैं। अगर कह दें कि इसका HCF निकालिए, तो इससे पहले हम पढ़े थे कल की क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसका प्रयोग करके यानी विभाजन प्रक्रिया से कैसे हम HCF ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 18 से 42 में भाग करेंगे। 18 दूनी 36, 6। अब क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए शेषफल बच गया 6, फिर 6 से अब हम 18 में भाग करेंगे। 6 की 18, यहाँ पर आ गया 0। हमको ऐसा सिखाया गया बचपन में कि HCF निकालने के लिए ये विधि का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दो स्थिति नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। जो क्रिया हमने यहाँ किया है वही क्रिया अब यहाँ हो रहा है। यहाँ पर कौन क्या बन गया? शेषफल बन गया भाजक। 18 जो पहले भाजक था अब भाज्य बन गया है। 3 भागफल है
जीरो शेषफल है, और जब तक जीरो नहीं आए HCF नहीं निकलता। तो जिस स्थिति में शेषफल जीरो आए उसके भाजक को HCF कहा जाता है। तो यहाँ पर 18 और 42 का HCF 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 ऐसा भाजक है जिसके कारण शेषफल जीरो आया। तो जिस भाजक के कारण शेषफल जीरो आए वही भाजक HCF होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम देख रहे हैं जो बात बोले थे विभाजन की प्रक्रिया, वो विभाजन के द्वारा हमने HCF निकाला। इसी को हम स्टेप वाइज स्टेप लिखेंगे तो उसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब दो शब्द सुनो, प्रमेयिका और एल्गोरिथम। प्रमेयिका मतलब कोई कथन, एल्गोरिथम मतलब उस कथन का उपयोग करके हम जो हल कर रहे हैं प्रोसेस। ये एक प्रकार की कथन हो गई, ये एक प्रकार की प्रोसेस हो गई। ये विधि प्रक्रिया, ये प्रोसेस विधि, और ये सिर्फ कथन है। प्रमेयिका मतलब कथन, एल्गोरिथम मतलब विधि, मतलब हम इस कथन का प्रयोग करके कैसे हल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हो गया एल्गोरिथम। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए एक बार फिर से। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जब हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि 18 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालें, इसका प्रयोग करके निकालें। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 18 छोटा है, 42 बड़ा है, इसलिए जो छोटा संख्या है वही भाजक होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो भाज्य हो गया 42। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, A बराबर होता है BQ प्लस R। यहाँ पर आप इसको A मान लीजिए, भाजक यानी B, इसको Q मान लीजिए, और ये हो गया R मतलब रिमाइंडर शेष। अब यहाँ देखते हैं कि A यानी भाज्य कितना है 42, B मतलब भाजक 18, भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना है 6, यहाँ पर प्लस देना है। अब हम अगला स्टेप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप में शेषफल 0 आया है, इसका मतलब 2 स्टेप हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। सेकेंड स्टेप में अब हम देख रहे हैं कि शेषफल और भाजक को देखना है। तो शेषफल कितना है 6। एक चीज और समझिए, जब हम किसी राशि से किसी दूसरी राशि में भाग करते हैं 4 इकाई 4, शेषफल बचा 2, तो जितना से हम भाग करते हैं शेषफल क्या आना चाहिए। तो देखिए या तो शेषफल 0 आएगा अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं, या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 2 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, या तो शेषफल 4 आएगा। लेकिन अगर शेषफल 4 आएगा तो फिर तो 4 से 4 में भाग लग ही जाएगा, इसलिए फिर पहुंच जाएगा शेषफल 0। इसलिए आप यहाँ से अब समझिए कि जब भी किसी संख्या से हम भाग करेंगे, जितना से भाग कर रहे हैं शेषफल 0 से शुरू होगा, और जो संख्या उससे 1 कम तक शेषफल होगा। जैसे 9 से हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 से 8 होगा, 10 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 से 9 होगा। चलिए इसको हम समझें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल है 6, तो 6 शेषफल आ गया, तो इसका मतलब 18 से 6 में भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इससे कम है, नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हो, अब यहाँ से हमें 6 से फिर 18 को डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 छोटा है 18 बड़ा है, 6 छोटा है और 18 बड़ा है, 18 हो जाएगा भाज्य, और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जिस स्टेप में 2 स्टेप में हमारा हिसाब बना, जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उसके भाजक को हम HCF कहते हैं। इसका मतलब है HCF किसका 18, 42 का कितना 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम इस विधि से HCF निकालेंगे। आपको रफ कार्य जो करना होगा वो ऐसे ही करना, आप इसी विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन इसी को स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हमने HCF ज्ञात कर लिया।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्वेश्चन में लेते हैं कि 135 तथा 225 का HCF किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से निकालें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटा कौन है, 135 छोटा है, 225 बड़ा है। 135 छोटा है, 225 बड़ा है, और जो छोटा हो उसी से भाग करना है। बस आप पेज निकालें और रफ काट करें। रफ में आपको क्या करना है, 135 से जो तरीका हमने सीखा है पहले से वही तरीका अपनाना है। 135 दूनी होता है 270, तो 270 तो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब भागफल 1 लगेगा यहाँ। और 135 5 - 5 0, 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9, यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ 90 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, इस प्रकार से आप हल करते जाइए और यहाँ पर बनाते जाइए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 135 और यहाँ पर 90 है, 135 से तो भाग लगेगा नहीं। जितना संख्या से हम भाग दे रहे हैं 0 से लेके उससे एक कम तक तो शेष फल हो जाता है, इसलिए उसमें भाग लगेगा नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हम फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ हम हिसाब को हल करेंगे वहाँ तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, भाज्य, यानी 225 बराबर भाजक गुना भागफल 135 गुना 1 प्लस शेष 90। ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं, शेषफल ये हो गया। जो ही शेषफल आ जाए उस शेषफल से, जो इससे पहले शेषफल जब आ जाए तो इस चरण में जो भाजक है उसमें भाग कर देना है। अब 90 दूनी 180 होता है, यहाँ तो 135 ही है, इसलिए भागफल 1 ही लगेगा। हम 90 लगाते हैं, 5 13 - 9 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 45 आ गया है। 90 है, 45 है, शेषफल 90 से भाग करें, शेषफल 89 तक आएगा। इसका मतलब 45 से है, इसलिए शेषफल ही है, और शेषफल है तो फिर भाग नहीं लगा। सेकेंड स्टेप क्लियर। हम यहाँ सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में 90 छोटा हो गया, 135 बड़ा। 90 छोटा है और 135 बड़ा, इसका मतलब 135 भाज्य हो जाएगा और 90 हो जाएगा भाजक। भागफल और शेष तो आ गया है। थर्ड स्टेप पर अब हम पहुंचेंगे। 45 से 90 में भाग करेंगे, 45 दूनी 90। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, यहीं पर हिसाब क्लोज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप को हम लिखेंगे, यहाँ पर 45 छोटा है, 90 बड़ा है। 45 छोटा है और 90 बड़ा है, इसका मतलब 90 हो गया भाज्य। तो हम लिखेंगे 90, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जिस स्टेप में शेषफल 0 आए उसके भाजक को HCF कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि HCF 135 और 225 बराबर 45। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हिसाब हल कर लेंगे। जहाँ हम बनाएंगे जिस पेपर वहाँ पर ऐसे बना हुआ रहना चाहिए, जहाँ हम रफ कार्य करेंगे वो ऐसे रफ कर लेंगे। स्टेप वाइज स्टेप हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, हिसाब बन। जो हम पहले से सीखे हैं बस उसी का हमको स्टेप वाइज स्टेप में प्रयोग कर देना है। और यही स्टेप वाइज स्टेप जो लिखने का तरीका है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ये हो गया एल्गोरिथम यानी विधि, और प्रमेयिका हो गया कि हम लोग जो कथन है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब को हम सीख गए हैं। इस प्रकार से अब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी HCF ज्ञात कर सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसके मदद से LCM नहीं निकाला जा सकता। इतना आप याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन सिर्फ और सिर्फ HCF निकालने की प्रक्रिया है, और जब HCF निकल गया तो जो सूत्र लिखाए थे उस सूत्र के जरिए आप LCM निकाल सकते हैं।
कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बट्टा जो एचसीएफ आएगा बट्टा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका प्रयोग अब कुछ और सवालों को हल करने में करते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम का मतलब आप जानते हैं जिसमें 2 से भाग करने पर परिणाम एक प्राकृत संख्या में कोई आए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। आपको सम का उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है तो आप कुछ ऐसा लिखिएगा। अगर विषम का उदाहरण देने के लिए बोले तो आप ऐसा लिखिएगा। अब यहां पर देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इकाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से हम भाग करते हैं। 2 गुना 2, 3, 4, 5। यहां पर आप देख लीजिए, ये एक सम विषम है। एक जो है ये विषम है, 2 यहाँ पर सम है, 3 यहाँ विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गुणनखंड 2 हो यानी सम, 2 मतलब सम, तो उसको किसी भी संख्या से अगर हम गुना कर दे, धनात्मक संख्या किसी भी संख्या से गुना कर दे 1 2 3 4 5 6, तो प्राप्त परिणाम जो होगा वो सम ही आएगा। 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे 2 इकाई 2, ये तो विषम है, हम सम को विषम से गुना कर रहे हैं, सम आ गया। 2 को 2 से यानी सम को सम से गुना करेंगे, सम आ गया। यानी सम को चाहे हम सम से गुना करें या विषम से गुना करें, परिणाम जो होगा वो हमेशा सम ही होगा। हमको क्या करना है? 2q सम होगा, पता कीजिए। q के बारे में बताइए। q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक से है। इसका मतलब q के जगह पर अगर हम कोई पूर्णांक रखेंगे तो क्या वो सम आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर चेक किया है। अब इसके जरिए इसको समझते हैं। 2 इकाई 2, अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 इकाई 2 और 1 3 हो जाएगा, जो विषम है। विषम है इसमें क्यों यहाँ पर करा है 2q + 1, इसके बारे में हम समझ गए, सम है, 2q सम है। और उस सम में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये सम है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा, विषम। ये सम है, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7, विषम। 8 में 1 जोड़ेंगे, ये सम है, 1 जोड़ेंगे विषम हो जाएगा 9। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तो सम होगा और ये विषम होगा। लेकिन इसको कैसे पता करेंगे तब देखिए, पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर है 2q और एक है 2q + 1। क्या इसको इस रूप में लिखा जा सकता है? तो आंसर होगा हाँ, लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे 2q + 1, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2q है, तो 2q + 0 हम लिख लेंगे। ये क्या है? कुछ भी है, ABCD जो भी हो, हम कहेंगे कि ये कोई संख्या है। अभी हम बताए हैं, जब भी 2 संख्या दे तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। जब 2 संख्या है इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब 2 संख्या इस रूप में है, इसका मतलब ये क्या हो गया? भाजक गुना भागफल + शेष। जब भाजक है, इसको जब हम पूरा हल करेंगे, इसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए, जैसे हमको कह दिया 2 गुना 3 + 1, इस रूप में अगर कुछ दे तो क्या संख्या प्राप्त नहीं होगा? 2 × 6 = 1 7, ये तो संख्या प्राप्त हो रहा है ना। इसका मतलब इस रूप में है तो वो कोई संख्या है। कौन संख्या है? तो हमको तो स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमने मान लिया ए, कि ये जो है ये कोई ए संख्या है जिसको इस रूप में लिखा गया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल + शेष, तो 2 हो गया भाजक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक, माना
धनात्मक पूर्णांक बराबर A B C D जो भी इच्छा हो आप रख सकते हैं। भाजक यहाँ पर कितना है, भाजक यानी भाजक मतलब B हम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाजक कितना हो गया, भाजक तो 2 है, भाजक गुनी बावन प्लस शेष, यहाँ से पता चल जाएगा कि भाजक कितना है, भाजक हो गया 2। और जो ही भाजक पता चल जाए तुरंत शेषफल लिख लीजिए, शेषफल यानी R। शेषफल कितना होगा, भाजक 2 है यानी 2 से भाग करेंगे, तो 2 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा, और 2 आएगा तो फिर भाग लग जाएगा, शेषफल 0। इसका मतलब 2 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 और 1 आएगा, तो शेषफल हो गया 0 और 1। पुनः माना भागफल बराबर Q, भागफल हम Q मान लेते हैं। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या, उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि जब 2 संख्या हो उसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। B यहाँ पर 2 दिया है, पूर्णांक A है ही, और भागफल तो Q ही है, शेषफल 0 और 1 है यानी 2 है शेषफल। हम लिखेंगे कि जब शेष 0 हो तब, यानी जब R बराबर 0 होगा तब ये किस रूप में होगा, इस रूप में होगा। A बराबर B के जगह पर तो 2 है, Q प्लस 0, या A बराबर 2Q। और हम बताएं कि 2 को किसी भी धनात्मक पूर्णांक से गुना करेंगे तो परिणाम सम आता है, इसका मतलब ये तो सम हो गया, सम पूर्णांक। 1 रख के देखते हैं, जब R बराबर 1 तब क्या होगा, जब R बराबर 1 तब ये रूप क्या हुआ, यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, जब R बराबर 1 तब ये रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D के जगह पर 2Q प्लस 1। अब देखिए 2Q सम है, 2Q सम, और सम में जब हम 1 जोड़ेंगे तो परिणाम विषम आता है। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो सम है वो इस रूप में होगा, जो विषम है वो इस रूप में होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप में तथा विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप में होता है। हो गया हमारा हिसाब कंप्लीट, बन गया। जितने भी अंक में पूछे, ज़्यादा उम्मीद है ये सब 2 अंक में ही पूछेगा, आराम से हम ये बना देंगे इस प्रकार से और 2 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। पहला क्वेश्चन समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, फिर हम वही काम करेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर A, माना धनात्मक पूर्णांक A, हम यहाँ पर प्रत्येक लाइन इसी प्रकार से हम लिखेंगे। पहला तो माना धनात्मक पूर्णांक A है और यहाँ पर कौन सा फॉर्म दिया है, 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3। तो 4Q प्लस 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब इस रूप में कोई संख्या हो, इस रूप में जैसे 4 गुना 5 प्लस 1, तो कोई संख्या बनेगा ना, 4 पंजे 20 1 21, कोई संख्या बनेगा। तो ये कौन सा संख्या बनेगा पता नहीं है, तो उसी के लिए ना हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ये जो संख्या बनेगा वो इस रूप में होगा, मतलब A बराबर यही A इस रूप में भी होगा। यानी इसी दोनों के लिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं, जो ये इस रूप में और इस रूप में होगा विषम के रूप में। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक, भाजक भाजक यानी भाजक 4 आ गया, भाजक यानी B बराबर आ गया 4। और बता दें जो ही हम भाजक लिखेंगे उसी के नीचे शेषफल भी लिख देंगे।
शेषफल r। जब भाजक 4 है तो शेषफल कितना होगा हम बताए हैं, 0 से लेकर के जो भाजक है उसे एक कम तक, यानी 0 1 2 3 ये हो गया शेषफल। तो पुनः माना क्या भागफल। तो भागफल बराबर क्यू, क्योंकि भाज्य तो है ही, भाजक भी आ गया शेषफल भी आ गया, तो क्या तो भागफल ही बचा हुआ है ना, तो वो कहाँ से लाएंगे, 1 2 3 4 5 तो भागफल है नहीं, और नहीं है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा कोई भी संख्या, तो हम क्यों मान लिए। अब चलिए हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस R, ये बात होता है। तो अब हम इसका प्रयोग करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0 तब ये क्या होगा। जब r बराबर 0 ये पैटर्न किस रूप में लिखा जाएगा, a बराबर b और b का मान है 4q प्लस 0 या a बराबर 4q। अब 4 क्या है, सम, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो सम को किसी भी संख्या से गुना करेंगे परिणाम सम ही होगा, ये हम पहले से जानते हैं। जब r बराबर 1 तब क्या होगा, जब r बराबर 1 होगा तब ये रूप क्या हो जाएगा, a बराबर b के जगह पर 4 रखेंगे क्योंकि b का मान 4 है, q तो माने है जैसे का तैसे रहेगा, उसके बाद प्लस में है r और r बराबर 1 तो 1। अब यहाँ पर देखिए जब 4q सम है, 4q सम है और सम में हम 1 जोड़े, सम में 1 जोड़ेंगे तो वो विषम बन जाएगा, विषम। 0 देख लिए, 1 देख लिए, अब 2। जब r बराबर 2 तब ये रूप क्या हो जाएगा, तो a बराबर BQ यानी b का मान 4, तो 4q प्लस शेष तो 2 रखा है, यहाँ देखिए ये है शेष, ये 4q, तो 4q क्या है, सम, सम में हम सम जोड़ेंगे परिणाम सम आएगा। फिर हम देखते हैं अब एक शेषफल और बचा है, जब r बराबर 3 तब ये रूप क्या हो जाएगा, तो 4q प्लस 3 होगा, सम है और सम में हम विषम को जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं तो परिणाम आ जाएगा विषम। हमको कह रहा था कि ये और ये रूप विषम होगा, तो क्या सही में यही दोनों विषम आया है या और भी आया, तो हम देख रहे हैं 4q प्लस 1 विषम आया है, ठीक है, 4q प्लस 3 विषम आया है, ठीक है, हो गया बात क्लियर। हम यहाँ पर लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हो गया, ये भी हिसाब क्लियर, इस प्रकार से इस हिसाब को आप बना सकते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर कहता है कि आप जो मानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a b, वहाँ पर आप m मानिए, चलिए हम कुछ भी मान लेंगे, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात, वर्ग का प्रयोग किया गया, यानी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर m, मान लिए धनात्मक पूर्णांक m, तो m ये क्या कर रहा है 3m प्लस 1, क्या इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये क्या होगा, ये कोई संख्या होगा, संख्या होगा तो 3m प्लस 1 m के लिए, अच्छा 3m m q के जगह पर कह रहा है m रखने के लिए, सॉरी भागफल कह रहा है m रखने के लिए, 3m प्लस 1 इसका मतलब भागफल, भाजक उन्हें भागफल, तो हम यहाँ पर मानेंगे a। फिर हम बोले थे कि ये क्या कोई संख्या होगी, कोई तो संख्या होगी, क्या होगी, तो मान लेते हैं a है जो इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर भाजक तो 3 है, भाजक यानी b बराबर 3 बता दिए हैं, जो ही भाजक लिखेंगे शेषफल भी लिख लेंगे,
शेषफल यानी r बराबर, जब भाजक 3 है तो शेषफल होगा 0, 1, 2। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पुनः माना भागफल एक बचा हुआ है, तो भागफल बराबर q मान। तो अब देखते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या देखते हैं, तो उसने कहा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसी के आधार पर अब हमको हिसाब बनाना है। तो लिखेंगे कि जब r बराबर 0 तब ये रूप कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा b, तो b का मान 3 है, 3 और q की जगह पर कह रहा है m रखने के लिए, q की जगह पर m रखने के लिए, तो हम यहाँ पर रखते हैं m। फिलहाल अभी देख लीजिए, हम q ही रखेंगे, 3q प्लस 0। लेकिन क्या कर रहा है, वर्ग के रूप में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो क्या होगा, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो इधर भी तो वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में जो क्रिया एक तरफ करते हैं दूसरी तरफ भी वही क्रिया करनी पड़ती है। इधर स्क्वायर किए, इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर, क्या इसको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है? तो भाजक है 3, इसका मतलब हो गया 3 गुना m प्लस 0, इसका मतलब हो गया 3 गुना m प्लस 1। क्या इस रूप में लिखा जा सकता है? 3 गुना, कुछ देख लेते हैं, 3 गुना अगर हम कर दें इधर कितना बच जाएगा, 3 तो इसमें से निकल गया, तो बच गया 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर या 3m अगर हम इसमें लिख दें, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 तो है ही, गुना गुना m, इसका मतलब हो गया, हम यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, कोई तो पूर्णांक है, ये कोई तो संख्या बनेगा ना, उसी संख्या के लिए कहा है आप m का प्रयोग कीजिए। हमने m का प्रयोग कर लिए हैं कि जहाँ m, यदि m इतना बराबर है, m तो कोई संख्या ही है, तो ये m संख्या है, तो इसको हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद है जब r बराबर 1 तब क्या होगा, जब r बराबर 1 होगा तब क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा b, b का मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो 3q प्लस 1 कर रहा है, सिर्फ a नहीं, वर्ग हम पूछ रहे हैं, वर्ग। ठीक है, हम वर्ग कर लेते हैं, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a के जगह पर हम 3q रखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये रूप होता है, इसका प्रयोग करेंगे। a के जगह पर 3q, b के जगह पर वहाँ पर 1 है, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2a 3qb प्लस b का स्क्वायर। फिर यहाँ हम लिख रहे हैं a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 q प्लस 1। a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लेना है, या तो इस रूप में होना चाहिए या इस रूप में होना चाहिए। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 3q, ये तो प्लस 1 में ही रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a स्क्वायर बराबर यहाँ पर कह रहा है कि 3m प्लस 1, 3 गुना m प्लस 1, यहाँ भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, 3 गुना इतना प्लस 1, इसका मतलब कि m ये हो जाएगा, ये जो है m हो जाएगा, तो लिखेंगे हम 3m प्लस 1 और यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। हम यहाँ पर बताएं कि ये कोई संख्या बनेगी, कौन बनेगा, a मान लेते हैं। उसी प्रकार से m यहाँ पर माना गया है, जो 3 के गुणनखंड में आएगा वो क्या होगी, m हो जाएगा। जरूरी है m हो, कोई भी चर राशि हम रख सकते हैं, लेकिन स्पेशल कर दिया कि m ही आप रखिए, हम m रख दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में हो सकता है। हम यहाँ पर लिख लेंगे, अतः
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन को आज सीखे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और परिमेयिका में अंतर भी समझ लिए, और इस प्रकार से जो भी रियल नंबर्स का थ्योरी टाइप जो समझना था वो पूरा मैं समझा चुका हूँ। प्रश्न भी इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। कल हम प्रश्नावली को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।